गांव का एक स्कूल होता है जहां सुबह सुबह प्रेयर के लिए बच्चों की लाइन टीचर लगवाते हैं। लाइन लगवाने के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पर बदबू आने लगती होती है। टीचर बच्चे से पूछते हैं कि कौन नहाकर नहीं आया है। काफ़ी सारे बच्चे हाथ उठाकर बोलते हैं कि सर हम नहाकर नहीं आए। टीचर गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि कल को सब नहाकर आएंगे। बच्चे उसके बाद अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर से लाइन लगती है प्रेयर के लिए। प्रेयर होती है लेकिन फिर टीचर बहुत परेशान होते हैं क्योंकि फिर से बदबू आ रही होती है। टीचर फिर पूछते हैं कि आज कौन नहाकर नहीं आया, तो 2-4 बच्चे हाथ उठाते हैं और बोलते हैं कि सर हम नहाकर नहीं आए। टीचर बहुत गुस्से में होते हैं, वो बहुत मारते हैं बच्चों को और बोलते हैं कल को जो नहाकर नहीं आया उसको मैं स्कूल में एंट्री नहीं करने दूँगा। तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन फिर से बच्चों के लिए प्रेयर के लिए लाइन लगाई जाती है, प्रेयर होती है। लेकिन आज टीचर बहुत परेशान होते हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। टीचर फिर से पूछते हैं आज कौन नहाकर नहीं आया। सभी बच्चे हाथ खड़ा करके बोलते हैं कि हम सभी नहाकर आए क्योंकि आप हमें स्कूल में नहीं आने देते और हमने यूनिफॉर्म भी धुलवा कर पहनी है। तब टीचर बहुत परेशान होते हैं और जो गाँव का प्रधान होता है उसको स्कूल में बुलाते हैं। प्रधान आकर बोलते हैं क्या हुआ सर, आप कैसे परेशान हो। तब टीचर बोलते हैं कि 3-4 दिन से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस जगह बदबू आ रही है। मुझे लगा शायद बच्चे नहाकर नहीं आए, इनके पास से ये बदबू आ रही है। लेकिन सभी बच्चे नहा धोकर आए, उसके बाद भी ये बदबू थमने का नाम नहीं ले रही। आप चेक करवाइए ये क्या है। गांव का जो कर्मचारी होता है, सफाई कर्मचारी, उसको बुलाते हैं। सफाई कर्मचारी इधर उधर चेक करता है। चेक करने के बाद जो टॉयलेट होती है, टॉयलेट का सेफ्टी टैंक होता है, उस सेफ्टी टैंक को खोलते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू उठ रही होती है। उसके अंदर कोई चीज़ होती है। जब वो निकाल के देखते हैं तो वो चीज़ एक बच्चे की लाश होती है। लगभग 15-16 साल का वो बच्चा था जिसकी वो लाश थी। ये 15-16 साल का बच्चा था जिसका एक महिला के साथ संबंध हुआ और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान, आपके सामने लेकर आई हूं जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। आज की जो सच्ची घटना है यह है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रायबरेली, उसी का एक थाना लगता है, थाना लालगंज। 24 जुलाई 1999 का ये केस है। लालगंज में एक वीरेंद्र त्रिपाठी रहा करते थे जिनका बेटा था जिसका नाम था विजेंद्र त्रिपाठी उर्फ पिंटू। 10th क्लास का स्टूडेंट था जो वहीं पास में एक स्कूल था लिटिल फ्लावर, वहाँ पर ये पढ़ता था, जिसकी उम्र 15-16 साल की थी। पर एक दिन बिट्टू जब अपने घर से स्कूल के लिए गया तो वापस नहीं लौटा तो परिवार को चिंता हो गई। 14 जुलाई का वो दिन था, रात लगभग 9 बजे थे कि पिंटू घर नहीं आया। परिवार वाले परेशान हो गए, आसपास ढूंढा, वो नहीं मिला। तभी उनके यहाँ एक किराएदार रहता था जिसका नाम था धर्मेंद्र। ये धर्मेंद्र के साथ आसपास देखने गए, पिंटू को ढूंढने गए। जितने उसके दोस्त थे, कांटेक्ट में नंबर थे, उन सभी से कांटेक्ट किया, स्कूल से पूछा। स्कूल में भी यही बताया गया कि पिंटू आया था। लास्ट पीरियड तक वो उनके साथ ही था, लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता था। तब उसका पिता पास के थाने में यानी लालगंज थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है। तब पुलिस वाले बोलते हैं सुबह तक आप 10 बजे तक का वेट कीजिए, हम भी देखते हैं, उसके बाद अगर नहीं ये वापस लौट के आता है तो फिर हम इसकी FIR दर्ज कर लेंगे। सुबह 10 बज जाते हैं लेकिन पिंटू का कहीं आता पता नहीं होता। तब FIR दर्ज की जाती है और पिंटू की तलाश शुरू कर दी जाती है। एक अभियान भी चलाया जाता है जिसमें काफ़ी तादाद में लोग पिंटू को ढूंढ रहे होते हैं। पिंटू का कहीं कुछ आता पता नहीं होता। उसके परिवार वाले बहुत दुखी होते हैं, जिसे देखकर उसके आस पड़ोसी भी उनके परिवार के साथ मिल जाते हैं और वो धरना करने लगते हैं। आसपास की दुकानें बंद करा दी जाती हैं, चक्का जाम किया जाता है, पुलिस थाने पे जाकर हल्ला मचाया जाता है। तब भी जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, GM, SHP, ये सभी आते हैं और बोलते हैं कि आप हमें 3 दिन की मोहलत दो, हम आपके बच्चे को ढूंढ देंगे। लेकिन वो 3 दिन भी गुजर जाते हैं लेकिन उसका कहीं आता पता नहीं होता। पुलिस पर भी प्रेशर बढ़ रहा होता है कि कैसा बच्चे को ढूंढा जाए, क्योंकि वो माइनर था यानी नाबालिग था अभी। लेकिन पुलिस को कहीं कुछ पता नहीं चलता। दूसरी तरफ जो पास का गांव था वहाँ का एक सरकारी स्कूल था जहाँ के सेफ्टी टैंक में बदबू आ रही थी और जब उसमें से लाश निकाली तो पता चला कि ये एक 15-16 साल के बच्चे की लाश है और जो यूनिफॉर्म पहना हुआ था उस यूनिफॉर्म से पता चला कि ये वही पिंटू था जिसकी तलाश की जा रही थी। अब पुलिस को वो लाश मिलती है, पुलिस लाश को कब्जे में ले लेती है। उसके बाद पुलिस इसकी तफ्तीश शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के हाथ कभी सुराग नहीं लगता कि ये लालगंज में रहने वाला बच्चा ये पास के गांव के सरकारी स्कूल में कैसे आया, वो भी एक लाश के रूप में। पुलिस पिंटू के घर जाती है, उसके कमरे की तलाश करती है। तभी एक किताब मिलती है जो इसमें अश्लील बातें लिखी होती हैं, जिसे देखकर पुलिस वाले भी शॉक हो जाते हैं कि 14-15 साल का बच्चा ऐसी किताब कैसे पढ़ सकता है। तभी किताब के लास्ट पेज पर एक नाम लिखा होता है, श्याम।
श्याम नाम जब वो पढ़ते हैं तो जो उसके घर वाले होते हैं वो बोलते हैं ये तो श्याम बुक डिपो है, आगे ही उस डिपो का ये नाम है श्याम। तब पुलिस वाले उस किताब को लेकर श्याम बुक डिपो पर जाते हैं, उनसे पूछते हैं ये आपके यहाँ की किताब है। तब बुक डिपो वाला बताता है हाँ ये किताब मेरे यहाँ की है। एक पिंटू नाम का 14-15 साल का लड़का है, वो ये किताब लेकर जाता है। लेकिन लास्ट टाइम जब वो किताब लेकर गया था और फिर मुझे वापस करने आया था, क्योंकि वो किताब लेके जाता था, पढ़ता था, फिर वापस करके दूसरी ले जाता था, इसी तरह से करता था। तो उसमें से एक लेटर निकला था। मैंने सोचा कि अब कैसे आएगा तो मैं उसे लेटर दे दूँगा, लेकिन वो आया नहीं है। तब वो लेटर पुलिस लेती है। उस लेटर में लिखा होता है कि तुम्हारे अंकल को शक हो गया है, कुछ दिन के लिए तुम किताब लेकर मत आना और अपना ख्याल रखना बेटा पिंटू। अब इससे पता चल गया था कि इसका किसी महिला के साथ कुछ संबंध है, लेकिन कौन थी वो महिला, कौन थे वो अंकल, ये पुलिस को कुछ नहीं पता था। जब पुलिस ये लेटर उसके घर वालों को दिखाती है और पूछती है अंकल ये किसको कहा करता था, तब पता चलता है कि पिंटू के जो घर में किराएदार रहते थे धर्मेंद्र, या उनको अंकल कहता था। धर्मेंद्र उनकी पत्नी को पुलिस थाने बुलाया गया और उनसे जब पूछताछ की गई और हैंडराइटिंग चेक की गई तो धर्मेंद्र की पत्नी की जो हैंडराइटिंग थी वो उस पर्ची की हैंडराइटिंग से मैच कर गई। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तब इस केस का पर्दाफाश हुआ और ये केस जब सबकी नज़रों में सामने आया तो सभी उसको सुनकर हैरत में पड़ गए, मानो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई कि ऐसा भी हो सकता है। जो महिला थी उसने बताया कि मुझे इस तरह की किताब पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैं किताब पढ़ने जाती थी। नॉवल जब लेने जाती थी तो इसमें की किताबें मैं श्याम बुक डिपो से लेती थी। एक दिन मुझे वहाँ पर पिंटू मिला, तब मैंने पिंटू से बोला कि तुम अपने नाम से ये किताब अलर्ट करा दिया करो और मुझे दे दिया करो, मैं पढ़कर वापस दे दिया करूँगी। इस तरह से पिंटू अपने नाम से अलर्ट करा कर किताब मुझे दे दिया करता था। एक दिन पिंटू के सामने ही मैं ये किताब पढ़ रही थी, पिंटू भी किताब पढ़ने लगा और किताब पढ़ते ही दोनों उत्तेजित हो गए और पिंटू भी उसकी बातों में आ गया और उन दोनों के बीच नाजायज़ संबंध कायम हो गए। पिंटू की उम्र 15-16 साल थी, जबकि इस महिला की उम्र 30 से 32 साल की थी। उसकी माँ की उम्र की वो महिला थी। पहले पिंटू को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसके बाद पिंटू को भी अच्छा लगने लगा और इन दोनों में शारीरिक संबंध बंधने लगे। जब उस महिला का पति घर पर नहीं होता था वो पिंटू को बुला लेती थी और पिंटू और उस महिला के बीच शारीरिक संबंध बनते थे। एक दिन महिला का जो पति होता है धर्मेंद्र, उसको वो किताब मिल जाती है जिसे देखकर वो बहुत हैरानी में होता है और महिला से जब पूछता है ये किताब कहाँ से आई, किसकी किताब है, तो वो बहाने बनाती है जिससे उसको अपनी पत्नी पर शक हो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ किसी काम के लिए, लेकिन जैसे ही लखनऊ जाने का वो बोलता है और घर से निकल जाता है तो पत्नी पिंटू को कॉल कर देती है और उसे घर बुला लेती है। घर बुलाने के बाद वो दोनों रूम में जाते हैं और उनके बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। तभी पति चुपके से आ जाता है, खिड़की से झाँक कर जब देखता है तो उन दोनों को नंग अवस्था में इस हालत में देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद वो उनको बहुत ज़्यादा डांटता है, फटकारता है, बहुत सुनाता है, जिसे पिंटू भागकर अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन वो महिला को वो मारता तोड़ता भी है। अगले दिन ही वो पिंटू के स्कूल जाता है क्योंकि उसको पिंटू पर बहुत गुस्सा था और वो चाहता था कि इसको सबक सिखाया जाए और उसको वो मारने का प्लान बनाता है। पिंटू के स्कूल पहुंचता है। स्कूल पहुंचने के बाद बोलता है पिंटू तुम घर जा रहा हो, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। धर्मेंद्र की गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद पास का ही गांव था, पहाड़ी गांव, जहां पर धर्मेंद्र पिंटू को ले जाता है। वहां पर उसके दोस्त का घर होता है। घर में ले जाकर बोलता है कुछ समय यहाँ पर बैठते हैं, चाय पियेंगे, उसके बाद घर चलते हैं। वहां पर उसके 3 और दोस्त पहले से मौजूद होते हैं, नरेश श्रीवास्तव, पंकज और राधेश्याम। और धर्मेंद्र भी वहाँ पहुँचता है तो ये चारों लोग हो जाते हैं। चारों मिलकर शराब पीते हैं। पिंटू को भी ऑफर करते हैं लेकिन पिंटू नहीं पीता। इसके बाद धर्मेंद्र पिंटू से पूछता है कि तुम्हारे किस तरह से संबंध बने हैं आंटी के साथ। तब पिंटू उनको सारी बात बताता है। जैसे जैसे वो बात बताता है धर्मेंद्र को गुस्सा आता है और उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि पिंटू का गला दबाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। जब वो हत्या कर देते हैं तो इनको समझ नहीं आता लाश का क्या करना चाहिए। अंधेरा होने पर ये लोग पास का ही गांव का जो स्कूल होता है उसके सेफ्टी टैंक खोलकर लाश को वहाँ पर फेंक देते हैं। इनको लगता है कि इसकी पता किसी को नहीं चलेगा, लेकिन कहते हैं सच छुपाए नहीं छुपता। धीरे धीरे जब लाश सड़ने गलने लगी और उसकी बदबू बढ़ती रही, तभी जो स्कूल के टीचर थे उनको शक हुआ। उन्होंने प्रधान को बुलाया और प्रधान के
द्वारा लाए गए सफाई कर्मचारी के थ्रू उस लाश को ढूंढा गया और पता चला कि ये पिंटू की लाश है। उन चारों व्यक्तियों को हत्या के इल्ज़ाम में पकड़ा गया और उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही जो महिला थी उसको भी हिरासत में लिया गया। महिला का कत्ल में कोई हाथ नहीं था, लेकिन उसने एक नाबालिग बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित किया था और उसके साथ नाजायज़ संबंध कायम किए थे, जिसका परिणाम उसको अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। यहाँ पर हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे की एक्टिविटी पर ध्यान रखें कि वो किससे मिल रहा है, किससे कांटेक्ट में है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। आजकल सोशल मीडिया का, मोबाइल का ज़माना है, इसलिए उनके मोबाइल पर भी ध्यान रखें कि वो क्या सर्च करते हैं नेट पर, किसके कांटेक्ट में रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचें आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो सही राह पर है और वो किसी और गलत राह पर ही निकल जाए और उसका परिणाम कुछ भयानक हो, जैसे कि इस पिंटू के साथ हुआ। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और नई दास्तान को लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।